हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत पढ़ने वाले हैं। और ये विद्युत देखा जाए तो एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक ना। और आप भी दिल लगा करके पढ़िएगा इस चीज़ को। हम आगे चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक आता है, इसमें आपका जो पहला टॉपिक आता है वो आवेश होता है। पहला टॉपिक क्या आता है? आवेश। आपने नाम सुना होगा परमाणु का। ये आवेश होता क्या चीज़ है, इसे जानने के लिए आप पहले नाम सुने होंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे हुए भाग लेता है, तो उस तत्व का परमाणु कहते हैं, उसे उस तत्व का परमाणु कहते हैं। आप ये भी पढ़ चुके होंगे प्रोटॉन के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋणावेशित चार्ज होता है, प्रोटॉन धनावेशित चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था 1919 में, और जो न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। तो ये आपके 3 मौलिक कण होंगे। और आपको पता होगा कि ये कोई अगर परमाणु है और ये इसका बीच में नाभिक होता है तो नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके नाभिक में स्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इसके चारों तरफ। अब ये जो मूल कण है, ठीक ना। अब बात करेंगे आवेश की। यहाँ से परिकल्पना आती है, यदि 2 प्रोटॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? ऋणावेशित चार्ज होता है। यदि हम बात करें 2 प्रोटॉन हो अर्थात दोनों प्लस होंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो दोनों माइनस होंगे, या फिर हम ये बात कहें कि 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और 1 प्रोटॉन धनावेशित है। यहाँ पर हमने 3 कंडीशन ली हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि जब 2 प्रोटॉन मिलकर प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं अर्थात एक दूसरे को धकेलते हैं, तब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। उसी प्रतिकर्षण बल को हम लोग वैद्युत बल नाम देते हैं, ठीक ना। और ये जब माइनस होता है, जब दोनों माइनस होता है तो यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होता है और इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। चूंकि यह आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है तो इस कारण से इस बल को हम लोग वैद्युत बल भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैद्युत बल। यहाँ पर एक माइनस दूसरा प्लस, एक माइनस दूसरा प्लस, तब ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो जाते हैं। और जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को खींचने लगते हैं, और खींचने का गुण तो आकर्षण कहलाता है। तो इनके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण बल होता है, ये भी विद्युत बल। अब विद्युत बल आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण होता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी परमाणु के मूल कणों द्वारा विद्युत बल उत्पन्न करने की प्रक्रिया या विद्युत बल उत्पन्न करने का गुण वैद्युत आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप सिंपल भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सजातीय आवेश, सजाती का मतलब एक जैसे होंगे, तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, ये भी प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। और जब विजातीय आवेश होते हैं तब वो आकर्षण उत्पन्न करते हैं। विजातीय आवेश आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये बात समझ में आ गई होगी, अब आवेश का डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये जो विद्युत बल उत्पन्न करने का गुण है यही आवेश कहलाता है। आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? मूल कणों का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आई होप कि आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा चार्ज का। जब पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आवेश का प्रकार एवं प्रकृति। आवेश का प्रकार एवं प्रकृति, शायद ये चीज भी यहाँ पर कवर हो चुकी है प्रकार एवं प्रकृति में। अब देखिए, अगर प्रकार की बात करेंगे तो एक आवेश धनावेशित होता है, एक आवेश कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। धनावेशित का मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। ऋण आवेशित का मतलब कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आवेश का प्रकार हो गया। ये आवेश का क्या हो गया? प्रकार। अगर प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति कैसा होगा? तो सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण उत्पन्न करते हैं। विजातीय का मतलब एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक ना। और सजातीय आवेश कैसा होगा? दोनों माइनस हो सकता है या फिर दोनों प्लस हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आवेश को गणना कैसे करेंगे। तो किसी भी परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या होती है, वो संख्या निश्चित होती है। उनकी गणना करने के लिए हम एक फार्मूले का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग फार्मूले को देखते हैं।
अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो जो आवेश होता है उसे हम लोग स्मॉल q से दिखाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये भी वैल्यू आपको पता होता है, ठीक ना। तो किसी परमाणु में मान लेते हैं कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर जो मूल आवेश संचित होता है उसका मान कितना होता है? तो उसका भी मान फिक्स होता है, लेकिन उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। स्मॉल ई से डिनोट करते हैं q बराबर में Ne। अब ये जो q है ये आवेश है, n क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E आपका मूल आवेश कहलाता है। स्मॉल ई आपका क्या कहलाता है? मूल आवेश। और ये स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 होती है। यह इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ये यहाँ पर कूलाम, ये क्या होता है? कूलॉम होता है, ठीक ना। अब देखिए ये जो माइनस प्रकृति है इलेक्ट्रॉन के लिए है। यदि ये चार्ज प्लस होगा तो E बराबर में प्लस में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यह आवेश का मान है। यह किसका मान है? आवेश का। तो ये आपका आवेश का फार्मूला है। कक्षा 12 में हम लोग एक टॉपिक्स पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण है क्या चीज? यहाँ पर जो आपकी संख्या n है यह सदैव पूर्ण गुणज होनी चाहिए, एक कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अर्थात जीरो होगा तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, बट नेवर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उसकी जो संख्या हो जाए भिन्नात्मक हो जाए। आवेश का जो मान है भिन्नात्मक आ जाए, आवेश का जो मान है वो ऋणात्मक आ जाए, क्योंकि संख्या को हम लोग माइनस में तो गिनते नहीं है। क्योंकि अगर किसी वस्तु किसी सामान को हम गिनने के लिए कहें, अच्छा हम कहें कि मेरे पास -3 मार्कर है, लेकिन संभव ही नहीं है, ठीक। तो हम उसको, इसी बात को हम लोग क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात n की जो वैल्यू एक पूर्ण संख्या रखी जाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मूल आवेश, ठीक ना। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो जो इसका मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और इसकी बीमा की बात करेंगे तो बीमा इसका A × T होता है। आवेश का मात्रक बीमा, आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है? AT होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक समझते हैं, वैद्युत धारा। क्या होती है वैद्युत धारा, ठीक ना। अब वैद्युत धारा को हम लोग समझते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा। अब आपने आवेश को तो देख लिया होगा, यहाँ पर आवेश आपको दिख रहा था, एक प्लस होता है माइनस, फिर प्लस आवेश होता है और माइनस आवेश होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश, सजाती हो सकते हैं विजाती हो सकते हैं। लेकिन धारा कब उत्पन्न होगी? धारा उत्पन्न होने के लिए यदि हम बात करें कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। अर्थात जो धारा होता है उसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और जो अब स्मॉल आई से डिनोट करते हैं तब यहाँ पर एकांक समय में होगा तो इस Q अपान में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये आपका एकांक समय अर्थात स्मॉल t टाइम में Q आवेश प्रवाहित होगा तो इसकी जो रेट होगी, जो दर होगा, वही क्या कहा जाएगा? धारा कहा जाएगा, एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, अभी इसके मात्रक की हम बात करेंगे धारा की, तो इसका मात्रक क्या आएगा? Q का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। आवेश का मात्रक अभी हमने बताया, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और T का मात्रक समय सेकेंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड, इसे क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को क्या नाम देते हैं? एम्पियर। इसी को क्या नाम देते हैं? एम्पियर। I = Q/T, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, ये I = Q/T। अब ये धारा उत्पन्न कैसे होती है? धारा उत्पन्न होने के लिए किसी भी चालक में जो धारा उत्पन्न हो जाती है, कैसे उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। तो चालक में जो धारा उत्पन्न होने की घटना है, ठीक ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक ना। तो कोई भी चालक होता है तो उसमें उसके अंतिम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अंतिम कोष में अगर भरा हुआ होता है तो अक्रिय गैस हो जाते हैं। जब कोष पूरा भरा नहीं रहता है तो उसका जो जगह खाली रहता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों तरफ का जो उनका औसत विस्थापन शून्य होता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी भी चालक में जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं एकांक समय में। एकांक समय में जब प्रवाहित होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत धारा की दिशा की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई हमारा चालक है, ये कोई चालक है, इसमें माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, माइनस प्लस ऐसे कुछ चार्ज है, ठीक ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हमारा कोई चार्ज है। अब इसके सिरे पर यदि हम विभवांतर लगा देते हैं, इसके सिरे पर हम क्या लगते हैं, इसको विभवांतर लगाने का मतलब किसी करंट से जोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पर इसका धनावेशित सिरा है, अगर धनावेशित सिरा है तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं तो जो धनावेश होते हैं उधर खिसकते हैं, दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। तब यहाँ पे जो धारा की दिशा होती है तो हम ये कहते हैं कि धनावेश की दिशा में, जो धारा की दिशा होती है आपकी धनावेश की दिशा में, धनावेश की दिशा में। अब देखिए धनावेश की दिशा में तो धारा जा रही है, अर्थात जो धारा जा रही है इधर जा रही है तो धनावेश उधर जा रहे हैं। जो अब इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ आ रहे हैं तब ये कहते हैं ऋणावेश की विपरीत दिशा में, ऋणावेश की विपरीत दिशा में, ऋणावेश की विपरीत दिशा में। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो धनावेश की दिशा में तथा ऋणावेश की विपरीत दिशा में। अर्थात अगर धारा की डायरेक्शन ये है तो जो धनावेश होंगे धनावेश इधर जाएंगे, लेकिन जो ऋणावेश होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक ना। अगर धारा की दिशा ये है तो ऋणावेश ऐसे जाएगा, अगर धनावेश है तो वो ऐसे जाएगा धारा के साथ साथ। तो आई होप कि आपको पांचों टॉपिक कवर हो गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा, ठीक ना। आवेश, आवेश का प्रकार एवं प्रकृति, मात्रक एवं विमा, विद्युत धारा और विद्युत धारा की दिशा। अब व्यंजक की बात करते हैं तो व्यंजक तो यही है इसका, व्यंजक एवं मात्रक। अब देखिए ये जो व्यंजक है ये क्या चीज है, यही व्यंजक है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। स्मॉल आई इक्वल टू क्यू बटा टी, क्यू का मात्रक कुलाम, टी का मात्रक सेकेंड, तो कुलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ये इसका क्या हो गया, व्यंजक हो गया, ठीक है। एम्पियर इसे ए भी लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बीमा बताए थे आवेश की उसमें ए टी आता है, ए का मतलब यही होता है ए। अब आप इस फार्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q बराबर में आई टी आ जाता है, Q बराबर में आई टी, या Q आवेश हो जाता है, आई एम्पियर धारा हो जाता है, T क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो आई होप कि आपको व्यंजक एवं मात्रक भी समझ में आ गया होगा। इस कुलाम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, ठीक ना। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद जो आपका वैद्युत विभवांतर होता है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक ना। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। विद्युत विभवांतर सातवां, विद्युत विभवांतर हम साथ साथ चलेंगे, 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 साथ साथ चलेंगे। तो जो आपका विद्युत विभवांतर है और क्या चीज है, 8वां विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। अब चलिए जो विद्युत विभव है पहले हम इस चीज को समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है। तो यदि हम बात करेंगे कोई एक एकांक आवेश है, ठीक है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। अर्थात जो विभव होता है उसको हम स्मॉल कैपिटल V से दिखाते हैं, और इसको लाने में जो किया गया कार्य और तथा उस आवेश के अनुपात को, तो जो किया गया कार्य W है और उसका जो आवेश है Q0 मान लेते हैं। अब इस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, W/Q0 अर्थात वैद्युत विभव। इसके मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का मात्रक आपको पता होगा क्या होता है, जूल होता है, अपान में Q0 क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका नाम जूल प्रति, इसका मात्रक जो हो जाएगा जूल प्रति कुलाम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कुलाम, या फिर क्या कहते हैं, वोल्ट, विद्युत विभव को। तो आई होप कि ये आपको V = W/Q भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब ये विद्युत विभव तो अनंत से किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, अनंत कहने का मतलब थोड़ा सा भी दूरी हो सकता है, बहुत ज्यादा दूरी हो सकता है, उसका मतलब एक निश्चित दूरी नहीं, अनंत का मतलब, ठीक ना। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। अब हम लोग चलते हैं वैद्युत विभवांतर को समझने। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका कोई एक चालक तार है, ये आपका कोई एक चालक तार है,
ठीक ना। अब इस चालक तार में क्या होंगे, आवेश होंगे, आवेश संचित होंगे, चालक तार। अब ये जो चालक होते हैं 3 प्रकार का होता है, जैसे कि अगर वैद्युत धारा के आधार पर देखा जाए तो जिसमें वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है उसे हम लोग चालक कहते हैं, अर्थात जिनमें प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें वैद्युत धारा चल सकती है उसे हम लोग चालक कहते हैं। जिसमें वैद्युत धारा नहीं चल सकती है उसे हम लोग अचालक कहते हैं, अर्थात कुचालक भी कहते हैं, अर्थात उन्हें उसी को हम वैद्युत रोधी भी कहते हैं, अर्थात जिसमें जैसे लकड़ी हो गया, आपका मेज हो गया, इन सब चीज़ों में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जो आपका अर्धचालक होता है, अर्धचालक कहने का मतलब कुछ निश्चित अवस्थाओं में अर्थात उच्च ताप पर वे वैद्युत धारा का चालन करते हैं, अर्थात उसमें वैद्युत धारा जाती है तो उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे आपका जर्मेनियम हो जाता है और सिलिकॉन हो जाता है, ये दोनों अर्धचालक हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर कोई एक चालक तार है, अब इस चालक तार में क्या होगा कि आवेश होंगे आपके, इस चालक तार में क्या होंगे, आवेश होंगे, ठीक ना। और जो भी आवेश होंगे चालक तार में, अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जब चालक तार में आवेश होगा तो यदि हम यहाँ पर विभवांतर लगाते हैं या फिर करंट से जोड़ते हैं तो अब इधर क्या होगा कि माइनस चार्ज इसकी तरफ आएगा, प्लस चार्ज इधर जाएगा। जब माइनस चार्ज इधर आएगा, प्लस चार्ज, तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर जो आवेश होते हैं उनका क्या होने लगता है, विस्थापन होने लगता है। और आपको तो पता होगा कि कार्य किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तब यहाँ पर भी क्या होता है, कार्य होता है। तो हम विद्युत विभवांतर कहेंगे किसको, तो किसी चालक के या फिर किसी वैद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे में आवेश को प्रवाहित होने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि हम इसे सिरा ए मान लेते हैं, इसे सिरा बी मान लेते हैं, तो सिरा ए से प्रवाहित हो रहा है और सिरा बी तक जा रहा है, तो जो विभवांतर होगा उसे कैपिटल बी से दिखाएंगे। इसे कार्य करने में यदि W जूल कार्य किया जा रहा है और आवेश Q है तो ये आपका वैद्युत विभवांतर का परिभाषा हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। इसका भी मात्रक वही होगा, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग नाम देते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। VA माइनस में VV इज इक्वल टू W अपान में Q। अब देखिए ये आवेश क्या करता है, इन आवेश जो आवेश विद्युत विभवांतर करता क्या है, इसमें जो आवेश होते हैं उन्हें त्वरित कर देता है, और जब त्वरित कर देता है तो विद्युत धारा का चालन होने लगता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, विद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे तब हम आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो चीज़ सबसे समझने वाली चीज़ है कि जब हम इसमें विभवांतर लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, विभवांतर, और जब इसमें विभवांतर लगा रहे हैं तो इसमें के इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहे हैं तो यदि वो एकांक समय में आवेश त्वरित हो रहा है तो वो क्या कहा जाएगा, धारा। अर्थात वैद्युत विभवांतर तथा धारा में कुछ संबंध जरूर है, तभी तो वे त्वरित हो रहे हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की समय दर को हम धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। जो आपका विभवांतर होता है, जो आपका वैद्युत विभव होता है, उसको लगाने से ही तो वो त्वरित होता है, प्रवाहित होता है। तो दोनों में जरूर कनेक्शन होगा, और उस कनेक्शन को हम लोग समझते हैं विभवांतर तथा धारा में संबंध। इस बात को एक वैज्ञानिक ओम ने निष्कर्षित किया था, बताया हुआ था, जो आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है। क्या पूछा जाता है, ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, उसके बाद आपसे पूछेगा धारा विभवांतर ग्राफ को समझाइए, ठीक है। यहाँ पर हम उसको नीचे लिखे हैं, पहले इन दोनों का मापन कर लेंगे फिर बताएंगे कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग ओम के नियम को समझते हैं कि ओम का नियम क्या चीज है। ओम का नियम, ओम का नियम ये कहता है, ये चालकों के लिए होता है। पहले तो ये किसके लिए होता है, चालक। तो यदि ये कहता है यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें, भौतिक अवस्था जैसे ताप, यदि ताप को परिवर्तित न करें तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि उसके चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है वो V लगाया जाता है, तब उसमें जो प्रवाहित धारा I होती है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I। आपको डिफिनीशन याद हो गया होगा। यदि
किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटाएंगे धारा घट जाएगी। जब ये घट जाएगा तब यहाँ पर ये तो अभी इसको बराबर करने की जरूरत पड़ती है। बराबर करते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, V इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू में आई, कैपिटल R इंटू में आई। अब यहाँ जो कैपिटल R है वह एक नियतांक है जिसे हम लोग परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना, परिपथ का प्रतिरोध लिखा जा भाई, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध की डिफिनेशन, ठीक ना, कि धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को प्रतिरोध करते हैं। धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अर्थात V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यह एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रतिरोध होता है किस चीज पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो इसका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। अब ये जो चालक का प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है, तो हम कहें कि जो यदि चालक की लंबाई पर, पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अर्थात आप घर पे भी अपना एग्जाम्पल देखे होंगे, अगर आपको खंबे से कनेक्शन लेना होता है, अगर तार की दूरी आपके घर की और उस पोल की दूरी कम होती है तब वोल्टेज ठीक आता है, लेकिन दूरी को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जब दूरी बढ़ा देंगे तब वोल्टेज भी कम हो जाता है। अर्थात क्या मतलब है कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। दूसरी बात कहें तो जो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो जो चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। अर्थात मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है, बराबर होगा, कैसे हो गया, ये कोई चालक है। अब ये इसका इधर जो ये इसका होता है ये परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, ये चालक का क्या होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल। और मान लेते हैं कि जो इसका परिच्छेद क्षेत्रफल वो a है, तो ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब यदि इस का परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध घट जाता है। परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध घट जाता है, परिच्छेद क्षेत्रफल घटा दीजिए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल यदि घटा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात देखेंगे जो पतला तार और जैसे जो उच्च सामर्थ्य के जो यंत्र होते हैं, वैद्युत यंत्र होते हैं, ठीक है, यदि उन्हें पतला तार द्वारा लगाइए तो जल जाता है तार। क्यों जल जाता है, क्योंकि अगर तार पतला रहेगा तो उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तब वो उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को सहन नहीं कर पाता है, तब वो जल जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 में इसका दोनों LHS है यह इक्वल है, एक समान है, और जो RHS है तब उन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध होगा, देखिए LHS इक्वल है तो RHS क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, तब R अनुक्रमानुपाती इसका गुणा हो जाएगा तो यह L अपान में A हो जाएगा। यह जब R अनुक्रमानुपाती L बटा A हो जाएगा तब इसको हम लोग बराबर करते हैं, और जब बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, R बराबर में एक कांस्टेंट रो आ जाता है, एक कांस्टेंट क्या हो जाता है, रो आ जाता है, L अपान में ये आपका फार्मूला हो जाता है। फिर से इसका मात्रक वही होगा, ओम होगा, लेकिन इस विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका नियतांक है रो, इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इस रो की मान ज्ञात करेंगे, रो अर्थात जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, तो ये इसका मान हो जाएगा R A बटा में L, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध A का मान हो जाता है। आपसे इस पर परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा परिच्छेद क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आपसे प्रश्न यही पूछता है, ठीक ना। तो आप शायद इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाएगा तो आर की जगह पहले तो ये आप सिंपल सा फार्मूला आर बराबर रो एल बाई ए लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब चालक की लंबाई को दोगुना किया जाएगा तो 2l करेंगे, अब जो क्षेत्रफल है इसे आधा करेंगे तो a/2। अब इसको सॉल्व करके आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपके ओम का नियम है, ओम का नियम, ठीक ना। अब चालक का प्रतिरोध की निर्भरता, अब जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या होता है, चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रो का मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध का, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और अपान में लंबाई का मात्रक मीटर लिया जाता है। जब ये ओम, अब ये कि मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर, क्या होगा, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो आई होप कि आपको ये मात्रक भी समझ में आ गया होगा। मैंने जो प्रश्न बताया उस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा, वो प्रश्न ही बहुत ईजी है बट पूछता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो धारा का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है और विभवांतर और धारा और विभवांतर का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। धारा के मापन करने के लिए पहले यहां पर मैं लिखता हूं धारा का मापन। धारा का मापन हम एक परिपथ बना लेते हैं, जैसे कि ये परिपथ बना लेते हैं, ये इसका प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, ठीक ना। और यहाँ पर हमने कोई कुंजी लगा दी है, यहाँ पर कोई कुंजी लगा दिए हैं और यहाँ पर ये हमारा कोई एक प्रतिरोध है। और जब ये प्रतिरोध है तो हम धारा के मापन के लिए इस धारा का जो मापन किया जाता है वो अमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा किया जाता है। और जब अमीटर के द्वारा किया जाएगा तो इसको परिपथ में कहाँ पर जोड़ा जाता है, तो जो जिस प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी होती है उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दिया जाता है। उस परिपथ के, उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिस कारण से आपका वैद्युत धारा का मान आ जाता है, ठीक ना। आप जोड़ेंगे कुछ ऐसे करके अमीटर बना होता है उसके, ठीक है, अमीटर ए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि धारा का मापन करने के लिए परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कहने का मतलब कि उस प्रतिरोध के बगल में, उस प्रतिरोध के बगल में, अर्थात इधर इसका प्लस वाला सिरा है, इधर इसका माइनस वाला सिरा है, तो जो प्रतिरोध में इसका प्लस वाला सिरा, इधर से धारा जाएगी, ठीक ना। तो इधर से धारा जाएगी तो हम इधर से ज्ञात कर सकते हैं। आप श्रेणी क्रम में इधर या इधर ही जोड़ेंगे, इस साइड नहीं जोड़ सकते, ठीक ना। चलिए तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है विभवांतर का मापन। विभवांतर का मापन हम लोग कैसे करते हैं, विभवांतर का मापन। विभवांतर का मापन करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी यदि परिपथ होता है, कोई क्या होता है, परिपथ, ये हमारा परिपथ में कुंजी लगा देते हैं, इधर हमारा सेल लगा हुआ है, ये हमारा प्रतिरोध हो गया। अब ये जो प्रतिरोध हो गया, तो यदि हमें विभवांतर का मापन किया जाता है तो इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। और इसके समांतर क्रम में यदि हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं तब वो क्या हो जाता है कि उसके प्रतिरोध को माप, उसके उसमें जो प्रवाहित होने वाला जो विभवांतर है, जो वोल्टेज है, उसे हम लोग माप लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में। ध्यान दीजिएगा, जो प्लस वाला सिरा होता है बैटरी के प्लस वाले के सिरे की तरफ, जो माइनस वाला सिरा होता है वो बैटरी के माइनस वाले सिरे की तरफ जोड़ा जाता है। और यह किस क्रम में होता है, तो समांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर, विभवांतर का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और धारा का मापन करने के लिए अमीटर को परिपथ के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे हम लोग अमीटर के द्वारा वैद्युत धारा की गणना कर सकते हैं और विभवांतर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की गणना कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो आता है धारा विभवांतर ग्राफ। ये ग्राफ क्या होता है, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। धारा विभवांतर ग्राफ,
धारा विभवांतर ग्राफ, ठीक ना। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, V अनुक्रमानुपाती I, V अनुक्रमानुपाती I, अर्थात वैद्युत धारा बढ़ाएंगे और वो विभवांतर बढ़ाएंगे तो वैद्युत धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर को घटा देंगे तो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पर यदि ग्राफ की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसे ड्रा करते हैं और इधर ड्रा करते हैं, ठीक ना। और ड्रा करने के बाद अब यहाँ पर इस पर जो हम दिखाते हैं वैद्युत धारा को, I को इस दिशा में दिखाते हैं कि इस दिशा में वैद्युत धारा बढ़ रही है, ठीक ना। और इस दिशा में हम लोग दिखाते हैं विभवांतर को कि जो हमारा वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और जब ये बढ़ता है तो अब ये जब अनुक्रमानुपाती होता है तो अब यहाँ पर इसी के द्वारा हम लोग प्रतिरोध की भी गणना करते हैं, अर्थात जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगी, धारा। अर्थात हम वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो धारा भी इधर बढ़ेगी। अगर इस पर हम कोई मान रख लें, अगर कोई पॉइंट आउट कर लें, ऐसे कोई नाम रख दें, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ रख दें, ठीक ना, कोई संख्या रख सकते हैं। तो यदि हम इसको क्या बढ़ाते हैं कि वोल्टेज को इतना बढ़ाए तो धारा इतना बढ़ गई, फिर वोल्टेज को इतना बढ़ाए तो धारा इतना बढ़ गई, फिर वोल्टेज इधर इतना बढ़ाए तो धारा इतना बढ़ गई, वोल्टेज इतना बढ़ाए तो धारा इतना बढ़ गई। अब यहाँ पर इन दोनों में यदि इसको मिलाया जाए तो ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसको मिला दें तो ये ऐसे बनेगा, इसको इधर मिलाएं तो ये भी इधर बढ़ेगा, इसको इधर बढ़ाएं तब ये भी क्या ऐसे बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। अब देखिए जब ये ऐसे बढ़ रहा है तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो इन दोनों अक्षों के बीच में ये जो पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। और इन पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं, इन पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो अर्थात क्या चीज़ है, प्रतिरोध एक नियत क्रम के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है, ये जो वक्र, ये जो ग्राफ मिल रहा है, जो रेखा मिल रही है, ये प्रतिरोध को दर्शाता है। तो आप इस तरीके से प्रतिरोध को हर पॉइंट पर गणना कर सकते हैं। तो आपको, आई होप कि आपको ये धारा विभवांतर ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आता है प्रतिरोधों का संयोजन, अर्थात हम एक प्रतिरोध नहीं कई प्रतिरोध को जोड़ दें, एक साथ जोड़ दें, तब उनके जोड़ने के भी तरीके हैं। कैसे जोड़ेंगे, ऐसा करें कि सभी प्रतिरोध को ले लें, जो उनका एक सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जोड़ दें, या फिर ऐसे करें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा के इधर से जोड़ दें, एक सिरा इधर से जोड़ दें, तो हमारे पास दो संयोजन है। चलिए हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको दो ढंग से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम, एक आपका क्या होता है, श्रेणी क्रम, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका समांतर क्रम। क्या होता है श्रेणी क्रम और क्या होता है समांतर क्रम, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम कि श्रेणी क्रम क्या होता है, ठीक ना। क्या होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम क्या होता है। यदि हम बात करें तीन प्रतिरोधों, ठीक ना, कुछ इस तरीके से जोड़ दें, ये हमारा कोई परिपथ है, ये हमारा हो जाता है, और इनको हम किसी वैद्युत बैटरी से जोड़ देते हैं। ये आपका एक क्या हो जाती है, कुंजी लगा देते हैं, इधर आपकी बैटरी जोड़ देते हैं, ये प्लस ये माइनस सिरा, और ये इस तरीके से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं प्रतिरोध, अब यहाँ पे जो तीनों प्रतिरोध का मान है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये क्या चीज़ है, R3 प्रतिरोध है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और क्या प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। यदि हम बात करें तो जो प्रवाहित इसमें धारा होगी वो कितनी होगी, स्मॉल I धारा प्रवाहित होगी। और श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है समान होता है, क्योंकि धारा को प्रवाहित करने होने के लिए केवल एक मार्ग होता है, ठीक है, अर्थात धारा को प्रवाहित होने के लिए एक मार्ग होता है। तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। अब यहाँ पर इस प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है वो V1 विभवांतर वोल्टेज होता है, इस प्रतिरोध में जो विभव होता है वो V2 वोल्टेज जाता है, और इस प्रतिरोध में जो विभवांतर जाता है वो V3 विभवांतर जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पूरे परिपथ की बात करेंगे तो पूरे परिपथ में कितना विभवांतर होता है, तो आपका V विभवांतर होता है। कितना विभवांतर होता है, V विभवांतर होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में V3 होता है। V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस में क्या होता है, V3 होता है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर अब हम इस वाले प्रतिरोध में जो विभवांतर की गणना है उसको कर सकते हैं, इस वाले प्रतिरोध में विभव की गणना उसको भी कर सकते हैं, इस वाले प्रतिरोध में जो विभव गणना है उसे भी कर सकते हैं। किसके नियम से, ओम के नियम से। और यदि हम ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहलाता है,
V बराबर में आई आर, और जब V बराबर में आई होगा तो V1 बराबर में कितना हो जाएगा, V1 बराबर में इस प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। दूसरा वाला जो प्रतिरोध है उसका भी विभवांतर V2 है, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I है, उसका प्रतिरोध R2, तो V बराबर में IR2 हो जाता है। जो तीसरा प्रतिरोध है उसका जो वोल्टेज होगा IR3 हो जाएगा। ये आपका V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, तीनों को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, और जब समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो V बराबर में क्या हो जाएगा, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3 हो जाता है। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये V1 V2 मान का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब आप इसे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि I कॉमन कर लेंगे, और जब I कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये I और R के पदों में है तो ओम के नियम से ये भी V बराबर में IR होता है, तो इसको भी आप IR के पदों में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। I से I बाय बाय घर गया। अब यहाँ पे R बराबर में कितना बच जाता है, तो R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 बच जाता है। ये आपका जो संयोजन होता है इस तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। तीनों प्रतिरोधों का क्या आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध, अर्थात जो श्रेणी क्रम होता है उसमें धारा का मान समान होता है, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं सभी में धारा जो बहती है प्रवाहित होती है वो बराबर धारा प्रवाहित होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आप श्रेणी क्रम की परिभाषा कैसे देंगे, ये सबसे बड़ी चीज आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन एक्चुअली होता क्या चीज है। तो परिभाषा देने के लिए हम ये कहते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आप श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3 आप याद रखिएगा, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। दूसरा यहाँ से जो प्रश्न बनने वाला है वो प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, सभी प्रतिरोधों में तो धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि ये परीक्षा में तो निश्चित तौर पर पूछा जाता है, यदि नहीं आता है तो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, वहां पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम लोग समझते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये जो समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है, ये कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करते हैं, प्रूफ सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिफिनीशन बताते हैं, तो चीज़ बेहतर समझ में आएगी। ठीक ना, अब यहाँ पर हम एक कोई प्रतिरोध ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके का, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध ऐसे ले लेते हैं। ये आपका प्रतिरोध होता है, और जो सभी प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक सिरे से जोड़ देते हैं, कहीं एक किसी तार से जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर जो इनका सिरा है इसको भी किसी एक बिंदु से जोड़ लेते हैं, कुछ इस तरीके से जब जोड़ लेते हैं। और इन सिरों को अब हम जोड़ देते हैं बैटरी से। अब इन सिरों को हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ये माइनस, ठीक ना, और यहाँ पर एक हम कुंजी लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। इस प्रतिरोध का नाम है कितना, R1, इस प्रतिरोध का नाम R2 और इस प्रतिरोध का नाम R3। अब यहाँ से यदि ये धारा आई जाती है, यदि यहाँ पर धारा आई जाती है, तब क्या होता है कि यह तीन भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, तीन। अब इसके पास तीन रास्ते होते हैं, तो जो R1 में धारा जाती है वो I1 जाती है, R2 में जो धारा जाती है वो I2 जाती है, और R3 में जो धारा जाती है वो I3 धारा जाती है, और यहाँ पर लौट के जो धारा आती है वो कितनी आती है, I आती है। अब यहाँ पर जब इतनी सारी कंडीशन हो गई, तो अब यहाँ से हम धारा I दिए थे, अब ये कितने भागों में बढ़ गई, तीन भागों में। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में I3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ये आपके पास इतना तीनों समीकरण हो जाते हैं, तीनों को ऐसे जोड़ लेंगे।
अब यहाँ पर जो इन सभी में जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर का मान होता है वो बराबर होता है। पूरे तीनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब विभवांतर का मान बराबर होता है तब यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं क्या चीज, कि पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। जब पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। पहले प्रतिरोध में यदि हम प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं तो फिर से हम किसका नियम लिखेंगे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। अब जो ओम के नियम से होगा तो क्या होगा, I1 बराबर में V अपान में R1 लिखेंगे, क्योंकि V बराबर में IR होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। अब ये आपका बन जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, V अपान में R2 होगा। तीसरे प्रतिरोध में यदि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे तो V3 बराबर में कितना होगा, V अपान में R3 हो जाएगा। ये आपको पता हो गया होगा। अब इस I1, I2 व I3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, और जब समीकरण 1 में रख देते हैं तो V बराबर में I बराबर में कितना हो जाता है, V अपान में R1 हो जाता है, प्लस में V अपान में R2 हो जाता है, प्लस V अपान में R3 हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, V कॉमन है तीनों में, और जब तीनों में V कॉमन है तो V को हम आउट कर लेंगे तो 1 अपान में क्या बच जाएगा, R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 बच जाएगा। ये आपका हो जाता है सिंपल सा इक्वेशन, ये I हो जाता है। अब इधर V और R के पद में है तो इस I को भी V और R के पद में लिख लेते हैं ओम के नियम से। तो इधर भी क्या हो जाएगा, V अपान में R हो जाएगा, इधर V बच जाएगा, इधर 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान में R3 हो जाता है। और जब ये 1 अपान में R3 हो जाता है, V से V कट जाएगा तो जो आपका फार्मूला आ जाता है, क्या फार्मूला होगा, तो आप सिंपल तरह इधर क्या बच गया है, 1 अपान में R बच जाता है, 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान R2 प्लस 1 अपान में R3। ये आपका समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। समांतर क्रम संयोजन का क्या आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान में R3। अब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन की जो परिभाषा देंगे, कैसे देंगे, यदि 3 प्रतिरोध ले लेते हैं या कितना भी प्रतिरोध, इससे नहीं मतलब है, यदि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के एक सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। ये टोटल कुल 13 टॉपिक है, ठीक ना। एक लाइन कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। लेकिन अगर इन सब टॉपिकों को पढ़ लिया तो बोर्ड में नंबर भी आएगा। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।